हाँ तो बच्चों, मैं यूएस प्रधान जूलॉजी फैकल्टी फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हूँ। आपका नीट 2020 नज़दीक है। आपको चाहिए कि लास्ट मोमेंट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और इसके बहाने आपका अप्रोच डेवलप हो और सब्जेक्ट रिवाइज हो। तो चलिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन सा इंसुलिन का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इट इंक्रीजेज GLUT4। GLUT4 का पूरा नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, ए मेम्ब्रेन प्रोटीन इन बॉडी सेल्स फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। चलिए हम लोग इस फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो इंसुलिन आप जानते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मिनिमाइज, कैसे डिक्रीज कराता है? तो मैनी इफेक्ट में से एक इफेक्ट ये है कि वो डाइटरी ग्लूकोज जो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के आया है उसे मोबिलाइज कराता है हमारे बॉडी सेल्स में। तो सेलुलर अपटेक, जो ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक है ब्लड सर्कुलेशन से बॉडी सेल्स के द्वारा ग्लूकोज को लेने का जो रेट है उसे इनहेंस कराता है इंसुलिन। कैसे? इंसुलिन के इफेक्ट से हमारे बॉडी सेल्स ग्लूकोज को ब्लड से क्यों पिकअप करने लगते हैं? एक्चुअली इंसुलिन जो है वो बॉडी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसका नाम है GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4। उसका नंबर इंक्रीज कराता है जिससे हमारे बॉडी सेल्स ग्लूकोज को ब्लड से मोर पिकअप करने लगते हैं, ज़्यादा पिकअप करने लगते हैं। क्योंकि GLUT4 का काम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो हमारे बॉडी सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन से ग्लूकोज को पिकअप करता है। तो जब इंसुलिन के इफेक्ट से GLUT4 का बॉडी सेल में नंबर बढ़ा दिया जाएगा तो हमारे बॉडी सेल्स डायटरी ग्लूकोज को हमारे ब्लड सर्कुलेशन से ज़्यादा रिसीव करेंगे और उसे खर्च करेंगे फिर। तो जब हमारा बॉडी सेल ज़्यादा ग्लूकोज पिकअप करेगा ब्लड सर्कुलेशन से तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा पहले से। तो ये इंसुलिन का एक फंक्शन है और हमें सेलेक्ट करना है नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। सो फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज नॉट सुटेबल। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑफ फैट। आप ये याद रखेंगे कि बॉडी सेल में जो ग्लूकोज आया ब्लड सर्कुलेशन से, जिसे हम डाइट से कंज्यूम किए हैं, तो ये ग्लूकोज बॉडी सेल में आने के बाद खर्च होना चाहिए। तो ये ग्लूकोज कैसे खर्च होगा? जब बॉडी सेल्स में ग्लूकोज अनदर सोर्सेस से अवेलेबल नहीं होगा। हमारे बॉडी सेल्स में ग्लूकोज फैट से, प्रोटीन से, मतलब एमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनता है हमारे बॉडी सेल में। प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो एक्चुअली इंसुलिन फैट से ग्लूकोज का सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको ये फेवर नहीं करता, इसको अनफेवर करता है, रोकता है, ताकि ब्लड से जो ग्लूकोज आया है वो खर्च हो हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा, ताकि बॉडी सेल्स कंटिन्यूअसली ब्लड से ग्लूकोज पिकअप करते रहें। यदि फैट से ग्लूकोज बन जाएगा हमारे बॉडी सेल्स में तो फिर उनका ग्लूकोज डिमांड फैट से पूरा हो जाएगा, तो वो ब्लड से पिकअप नहीं करेंगे, कम करेंगे। तो ये ऑप्शन याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। एक्चुअली इंसुलिन का फंक्शन है, इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, इट अनफेवर्स, इंसुलिन का फंक्शन है ये कि इंसुलिन अनफेवर करता है, इट अनफेवर्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑफ फैट। चूंकि ऑप्शन में है इट फेवर्स, तो ये एक इनकरेक्ट फंक्शन है इंसुलिन का, नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो करेक्ट आंसर इज बी। हम लोग सी को भी डिस्कस कर लें। इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इनहिबिटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर। तो ये ऑप्शन भी आप याद रखिए। लीवर ग्लाइकोजन के हाइड्रोलाइसिस से बॉडी सेल्स में ग्लूकोज फॉर्मेशन को रोकता है, ताकि ब्लड से जो ग्लूकोज आया है हमारे बॉडी सेल में वो यूटिलाइज हो। यदि ग्लाइकोजन से बॉडी सेल में ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा तो डाइटरी ग्लूकोज जो ब्लड से पिकअप किया गया है उसका खर्च नहीं होगा, तो फर्दर फिर बॉडी सेल्स ब्लड से ग्लूकोज नहीं रिसीव करेंगे।
तो ये फंक्शन है इंसुलिन का, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कराता है। कैसे? तो कंटिन्यूअस ब्लड से ग्लूकोज का जो रिसीविंग है बॉडी सेल्स में उसको मेंटेन रखता है ये, और इसके लिए जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी अनदर सोर्सेस से हो सकती है, जैसे ग्लाइकोजन के हाइड्रोलाइसिस से, फैट और अमाइनो एसिड के ग्लूकोनियोजेनेसिस से, तो इन सारे को रोकता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल घटे। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इंसुलिन का एक करेक्ट फंक्शन है, नॉट ए फंक्शन के लेवल पे ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी पे आते हैं हम लोग। इंसुलिन मेक्स जीएच मोर इफेक्टिव इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये सही है। जो जीएच का इफेक्ट है इसको फेवर करता है इंसुलिन। कैसे? तो इंसुलिन फेवर करता है हमारे बॉडी सेल्स में कि वो जीएच रिसेप्टर बनाएं, और बॉडी सेल्स जीएच को पिकअप करेंगे तो जीएच उन पे इफेक्टिव हो पाएगा। तो ये इंसुलिन जीएच रिसेप्टर इन आवर बॉडी सेल्स के सिंथेसिस को फेवर करके जीएच को मोर इफेक्टिव बनाता है इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप समझ रहे हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करिए ताकि इस बहाने आपका चैप्टर रिवाइज होते रहे। ओके, थैंक यू। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, अनदर क्वेश्चन जो है हमारे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogen and oxytocin. What is the role of estrogens in parturition? क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है। आप नोटिस करेंगे कि आप जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जब आप समरी पे जाते हैं तो ये एक लाइन है एनसीईआरटी का, इसमें मैंने क्वेश्चन में ये डाल दिया है कि पार्चुरेशन में प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ में एस्ट्रोजन का क्या रोल है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने कि भाई जो पार्चुरेशन प्रोसेस है उसमें एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और ये पार्चुरेशन प्रोसेस को इंड्यूस करता है, और इस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजेंस और ऑक्सीटोसिन्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट है इस मैकेनिज्म में। तो इसी में मैंने पूछा कि आखिर ऑक्सीटोसिन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो पार्चुरेशन में कौन सा रोल प्ले करता है। आप तो ये समझे भाई, ऑक्सीटोसिन का तो हम समझ रहे हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉज करता है, ले आता है, और इस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से जो फुली ग्रोन फीटस है वो डिलीवर होता है, यूट्रस से बाहर आता है। भाई ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है? आप ये याद रखेंगे कि जो एस्ट्रोजन का क्वेश्चन डिमांड करो, एस्ट्रोजन का रोल क्या है। ऑक्सीटोसिन तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो जरूरी है फिटस के डिलीवर होने के लिए, लेकिन पार्चुरेशन में एस्ट्रोजन का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो आप ये याद रखेंगे जो ऑक्सीटोसिन है उसका जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के समय जो टारगेट सेल्स होते हैं वो मायोमेट्रियम में होते हैं। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो यूट्रस के मिडिल लेयर मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होता है। मायोमेट्रियम आप जानते हैं स्मूथ मसल से बना है, और ऑक्सीटोसिन उनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इनिशिएट करता है। तो ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इनिशिएट करे, ले आए, इसके लिए जरूरी है कि ऑक्सीटोसिन का जो रिसेप्टर है वो मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल फाइबर्स के ऊपर पाया जाए, और एस्ट्रोजेंस इसी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के सिंथेसिस को ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम फेवर करता है। तो एस्ट्रोजन का रोल है कि ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को मायोमेट्रियम में फॉर्म कराता है, जो जरूरी है ऑक्सीटोसिन के मायोमेट्रियम के ऊपर एक्शन के लिए, और इस तरह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है एस्ट्रोजन by facilitating synthesis of oxytocin receptor on smooth muscles of myometrium, और तब जाकर के ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और फुली ग्रोन फिटस डिलीवर होकर के बाहर आता है। तो आप चूज कीजिए, आप शायद आपके लिए नया इंफॉर्मेशन हो कि एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर फॉर्म करवाता है, और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के वजह से मायोमेट्रियम में इंड्यूस कर पाता है ऑक्सीटोसिन
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को और तब डिलीवरी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इनहिबिट्स एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे चाइल्ड बर्थ से, तो आप इसको रहने दें। ऑप्शन बी, इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन मायोमेट्रियम एसेंशियल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपके माइंड में आएगा भाई कॉर्टिसोल का रोल क्या है, जो कि पार्चुरेशन में मेंशन किया हुआ है कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में कॉर्टिसोल भी इन्वॉल्व है। मैं आपको इसी क्वेश्चन के बहाने कॉर्टिसोल का भी इंफॉर्मेशन दे दूं। आप याद रखिए, कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, और जैसे जैसे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोज जो है वो एक ऑस्मोलाइट है, ऑस्मोटिक प्रेशर इनहेंस करता है ब्लड का। तो याद रखेंगे, जब मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तो मदर के ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से फिर जाकर के ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा, और ये हाइपर ऑस्मोटिक ब्लड जब सर्कुलेट होगा मदर के ब्रेन में, हाइपोथैलेमस से होकर के गुजरेगा। तो आप जानते हैं हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिसको आप थर्स्ट सेंटर भी कहते हैं। और ये थर्स्ट सेंटर जो एक ऑस्मो रिसेप्टर है, ये ब्लड के बढ़े हुए ऑस्मोटिक प्रेशर को सेंस कर लेगा, और इस तरह से हाइपोथैलेमस को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो मदर का ब्लड सर्कुलेशन है अब वो हाइपर ऑस्मोटिक हो चुका है। इस तरह से ब्लड को कॉर्टिसोल हाइपर ऑस्मोटिक बना करके एक तरह से हाइपोथैलेमस, मदर के ब्रेन के हाइपोथैलेमस को सिग्नलिंग करता है, सिग्नल भेजता है कि अब हाइपोथैलेमस मूड में, मतलब इन एक्शन मोड में आए। और आप जानते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है भले पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, लेकिन उसका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होता है। तो इस सिग्नल के इफेक्ट से हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस इनिशिएट करता है, और ऑक्सीटोसिन का जो एक्शन है अब वो मायोमेट्रियम पे होने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होने लगा। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। उधर एस्ट्रोजन ने मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनवा रखा है, कंडीशन को फेवरेबल बना रखा है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो। और इस तरह से आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का जो इफेक्ट है डायरेक्ट, वह है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हम फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि भाई पार्चुरेशन में कॉर्टिसोल का रोल हो गया कि ये मैटरनल हाइपोथैलेमस को सिग्नलिंग करता है कि वो ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस इनिशिएट करे। एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का सिंथेसिस मायोमेट्रियम पे करा करके कंडीशन को फेवरेबल बनाता है, और ऑक्सीटोसिन इनिशिएट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, और फिर धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इवोक करता है कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन और बढ़े। और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन जैसे जैसे बढ़ता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मोर पावरफुल होता जाता है। तो दोनों कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा। फाइनली स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फिटस है वो डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की कैसे आंसरिंग करेंगे आप, और इस तरह से आप वन बाय वन क्वेश्चन हमारे साथ बने रहिए, डिस्कस करते रहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके एनसीईआरटी लाइन से लिया है, और इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन के बहाने कॉर्टिसोल और ऑक्सीटोसिन दोनों का, साथ ही साथ एस्ट्रोजन का, तीनों का मैंने चाइल्ड बर्थ प्रोसेस में जो उनके इम्पोर्टेंट रोल हैं वो आपको डिस्क्राइब किया है। ओके, तो हमारे साथ क्वेश्चन डिस्कशन में बने रहिए, और मैं इसी क्वेश्चंस के बहाने, ऐसे क्वेश्चंस के बहाने आपका चैप्टर रिवाइज कराते रहूं। तो आप को अच्छा लगता है यदि ये, तो यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इस डिस्कशन में इन्वॉल्व हों, और उनका चैप्टर रिवाइज हो, सब्जेक्ट रिवाइज हो, और वो बोल्डली जा कर के 2020 पीएमटी में पार्टिसिपेट करें, और कॉन्फिडेंटली वो स्कोर करें,
हैंडल करें क्वेश्चंस को और एक अच्छे रैंक के साथ वो नीट यूजी क्वालिफाई करें। ओके, थैंक यू।